स्वाधीनता दिवस समारोह में मंच पर आसीन विद्यालय प्रबंध समिति के इस विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल, मुख्य कर्ता धर्ता और अत्यंत सुरीली आवाजों की सम्राज्ञी आदरणीय विदु श्रीवास्तव जी, मंच का संचालन कर रहे आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनका उद्बोधन भी कुछ देर पूर्व हुआ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय अशोक जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ कनिष्ठ प्रिय सम्मानित श्रद्धेय, थोड़े ही सही पर इस विद्यालय को किलकारियों से गुलजार करने वाले हमारे छोटे बच्चे और आप सबको स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। हर बार या हर क्षण हम सब दूसरों से भी चर्चा करते हैं और कभी कभी खुद से भी चर्चा करते हैं। स्वाधीन किससे, कब, कैसे, और इस पर खूब हम सब जानते भी हैं और कहते भी हैं, सुनते भी हैं दूसरों के द्वारा। मैं उस मानसिकता पर चर्चा करना चाहूंगा जिस मानसिकता के बाद कोई भी व्यक्ति गुलाम, कोई भी समाज या कोई भी देश गुलाम होता है। कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा देश संघर्ष करता है, अथवा कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा देश खुद को उस गुलामी से आजाद कराता है। तीन तरह के लोग होते हैं और यह तब भी थे जब यह देश प्रशासनिक रूप से गुलाम था, अर्थात यहां का प्रशासन, शासन, नीति निर्धारण करने की जो अधिकार था वह विदेशियों के हाथ में था। तो ये गुलाम के समय तक गुलाम कैसे रह गया और गुलामी से जब हमें मुक्ति मिली तो क्या गुलामी से पूर्व की सारी समस्याएं हमसे दूर हो चुकी हैं? अब हमारे पास वैसी कोई समस्या नहीं है, और अगर वैसी समस्या है तो वो तीनों तरह के लोग भी वैसे ही आज भी सक्रिय हैं जैसे गुलामी से पूर्व, गुलामी के दौरान और आज सक्रिय। गुलामी वास्तव में मन का विषय है। जब कभी कोई व्यक्ति स्वीकार लेता है कि अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही इस बात को स्वीकार करता है वह असल में गुलाम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से जकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन मन उनका कैद नहीं हो पाता। मन से वो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। उन्होंने मन से कभी गुलामी को स्वीकार नहीं करते। इसी में एक तीसरी कैटेगरी है कि कुछ लोग तो मन से भी स्वतंत्र रहते हैं, गुलामी स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे कुछ नहीं करते।
वो इंतजार करते हैं कि इस परिस्थिति को बदलने के लिए कोई और आएगा, भगवान अवतार लेंगे या कोई महापुरुष अवतार लेगा जो इस परिस्थिति को बदलने का काम करेगा। मुझे क्या है, मुझे तो इंतजार करना है किसकी, उसकी जो बदलने आएगा। मेरा कोई भूमिका नहीं है, बस मैं नहीं मानता। एक तीसरी कैटेगरी के जो अलग तरह के लोग हैं, वे चाहे कितना भी उन्हें कैद कर लिया जाए, मन से वे कभी भी स्वीकार नहीं करते कि हम, बल्कि मन के साथ साथ संपूर्ण मनोयोग और व्यक्तित्व के साथ उस गुलामी का प्रतिकार भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। आजादी से पहले भी ऐसे लोग थे जब गुलाम प्रशासन था, शासन था, और तब भी बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत हित के कारण कि हम अगर गुलामी स्वीकार कर लिए जाएंगे तो मुझे इस पद पर बैठा दिया जाएगा, उन्होंने गुलामी स्वीकार की। हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और उन विदेशियों के अनुसार स्वतंत्र रहने के एक अधिकार मिलेगा। ऐसा सोचकर उन लोगों ने गुलामी स्वीकार कर लिया और वे उस शासन और प्रशासन जो हमारे ही देश के लोगों पर अत्याचार करता था उसके अंग बन गए। वे उतने ही खतरनाक हैं जितने कि विदेशी। अगर विदेशियों को बुरा भला कहते हैं तो उन गुलामी स्वीकार करने वाले लोगों के बारे में भी कुछ कहना पड़ेगा। दूसरे तरीके के लोग थे जो स्वीकार नहीं किए, लेकिन कुछ नहीं किए। वे जो कुछ नहीं किए वे भी बहुत अच्छा काम नहीं किए। वे उनसे बहुत अलग नहीं है जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली। आपके मन में कोई बात खोलता रहे, पनपता रहे और वो कोई दूसरा न जाने तो उस बात का क्या औचित्य है? बात की तो औचित्य तभी है जब वो मुंह से निकले, आपने शब्द का रूप ले और कहीं किसी के जीवन में कोई बदलाव लाए। तो वे भी बहुत बड़े कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी उस समय भी मौजूद थी जिन्होंने कहा कि हमें यह परिस्थिति स्वीकार नहीं, हमें किसी भी कीमत पर विदेशी शासन और प्रशासन स्वीकार नहीं। ऐसे लोगों ने अलग अलग तरीकों से आवाज उठाई। जो लिख सकता था पत्र लिखा, अखबारों में लिखा, अखबार निकाला, छोटे छोटे लोगों के बीच बैठकर विषय रखे, भाषण दिए। जो और ज्यादा सोचता था उसने शस्त्र उठा लिया। वे उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाने लगे, जवाब देने लगे विदेशियों को। कुछ और बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने बिना शस्त्र के सत्याग्रह किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। और ऐसे करने वाले लोगों की तादाद इस देश में कभी कम नहीं थी। इसलिए अंग्रेज जिस दिन भारत में आए उसके बाद जो उन्होंने युद्ध शुरू किया इस देश के लोगों के साथ, वह युद्ध 1947 तक अनवरत जारी रहा। कभी हाथ पर हाथ धर करके अंग्रेज को बैठना नहीं पड़ा। ऐसे हमारे देश के महान गुलामी को मन से कभी स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उस गुलामी का लगातार जवाब देते रहे, लगातार। ये तब की परिस्थिति थी। आज की परिस्थिति के बारे में जरा विचार कर लीजिए। आज भी तीन तरह के लोग हैं। एक, मेरा पेट पले, मेरे परिवार का पेट पले, मेरा घर बने, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मैं पद पाऊं, मैं सम्मानित होऊं, मैं मेरा मेरा मेरा। और उनका मेरा भी बहुत छोटा है, बीवी बच्चा परिवार, उनका मेरा इतना बड़ा है। और जिनकी मानसिकता यह है मैं और छोटा सा मेरा, वे लोग इस समाज और देश के लिए आज भी घातक हैं, आज भी नुकसानदेह हैं।
सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गुलामी को स्वीकार करेगा, उस कैटेगरी के लोग यही लोग हैं जो मैं और छोटे से मेरा में जीवन जीते। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो मैं और मेरा को है, लेकिन उसके साथ उनके मन में समाज भी है, देश भी है, और इस समाज और देश के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, पर भावनाएं उनकी हैं इस देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जब जब मौका पड़ता है, जब अवसर आता है, तो कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते। लेकिन थोड़ा बहुत भी एक संबल प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है उन लोगों के लिए जो तीसरी कैटेगरी के हैं, जो मैं के बारे में भी सोचते हैं और उनका मेरा छोटा नहीं, हाँ मेरे बाप, मेरा परिवार, मैं पूरा हिंदुस्तान है, उनके मैं से मेरा में हिंदुस्तान का हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ, हर जाति, हर व्यवस्था, सब कुछ उनके उस मेरा में समाहित है। निहरदिश, रोज, अहरनिश, लगातार वे उसी काम में खुद को लगाए रहते हैं। ऐसे लोग को आज भी सैल्यूट करना चाहिए, आज भी सैल्यूट करना चाहिए। कल आजादी मिली, ऐसे लोगों के बदौलत मिली। आज समाज में कोई परिवर्तन होगा तो ऐसे लोगों की बदौलत होगा। जिसका मैं और जिसका मेरा बहुत छोटा है, वे इस समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पशु जीते हैं स्वयं के लिए, वैसे ही उनका जीवन स्वयं के लिए कटेगा। एक दिन मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई जानने वाला नहीं होगा, और 13 के बाद तो कोई याद भी नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ। लेकिन जो इस देश को मैं मानता है, उसके मैं में, हम में इतना बड़ा जगह होता है कि पूरा देश समाहित हो जाए। उस व्यक्ति के जाने से पूरे देश को फर्क पड़ता है। इसलिए अपने मैं को हम बनाने की आवश्यकता है और अपने मेरा को हमारा बनाने की आवश्यकता है, और उसका दायरा इतना बड़ा हो कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए। हम अपने दिल को इतना फैलाएं कि वो पूरा हिंदुस्तान बन जाए, वो पूरा हिंदुस्तान। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उस नारे में एक शब्द और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। मैं मानता हूं कि इस नारे में एक शब्द और जोड़ा जाना चाहिए, और बड़ी चिंतन मनन के बाद मैं एक शब्द और जोड़ने की बात करता हूं। पूरे देश की समृद्धि, देश को आगे बढ़ाना, देश को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाए रखने के लिए जय जवान, सीमाओं की सुरक्षा जवान करते हैं। सीमा पर देशभक्त जवान खड़े होंगे तो कोई माई का लाल इस देश की गलत दृष्टि उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उन जवानों की जय। हमारे देश में जवान होने चाहिए और राष्ट्रभक्त जवानों का एक बड़ा फोर्स होना चाहिए, जिस फोर्स के बदौलत हम उन्नति करें। जय किसान। आज किसान उपज न करे तो कितनी बड़ी संकट आता है। आप सबको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, भारतवर्ष में ऐसा कौन होगा जो तेल
खाने वाला तेल, सरसों का तेल, तीसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुसुम का तेल, पाम ऑयल तेल हम लोग खाते हैं। कॉटन ऑयल तेल जिससे रुई बनता है उसका भी तेल बनता है। ब्राउन ऑयल तेल सर, धान के दानों का ब्राउन ऑयल बनता है। ताड़ देखा है ना, ताड़ का जो गरी होता है उसको पेर करके पाम ऑयल बनता है। हमारे देश में तो कम उपज है, विदेशों से, मलेशिया से और तमाम देशों से ज्यादा आता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों से ज्यादा आता है। और उसको फिर कई बार रिफाइन करते हैं तो वो एकदम फ्रेश हो जाता है। उस रिफाइंड को सरसों में मिला दीजिए, सूरजमुखी में मिला दीजिए, कुसुम में मिला दीजिए, वो उस काम आता है। आपको पता है हमारे देश में जितना तेल सब मिला करके खाने के तेल की आवश्यकता है, उस तेल का 40% उत्पादन केवल यहां होता है भारतवर्ष में। आज 60% तेल विदेश से मंगाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? या और भी दूसरे कृषि के चीजें जो अनबैलेंस हो गया है। आज धान गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई लेकिन दूसरी चीजों की पैदावार कम हुई हमारे देश में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जय किसान पर हमने ध्यान थोड़ा कम दिया। अगर हम उस तिलहन का पर्याप्त मूल्य देते, नगद मूल्य देते, तो शायद किसान पारंपरिक खेती छोड़ करके कुछ गैर पारंपरिक खेती की तरफ भी रुझान करता है। हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले 3 वर्षों में हमारे देश के किसान इतना तेल पैदा करें कि 60% आयात की जगह पर हम 3 वर्षों में 30% इंपोर्ट कम कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो क्रांतिकारी बदलाव आए। तो जय किसान और आज पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही है। आज एक वायरस के आगे हम पंगु बन गए, पूरी दुनिया पंगु बन गई, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और सबकी नजरें किधर है? विज्ञान की तरफ है कि कब वैक्सीन आए, कब वैक्सीन लगवाएं और हम इस भाव से आत्मनिर्भर हो जाए कि अब हम जिएंगे, कोरोना हमको मारेगा नहीं। ये चमत्कार कौन करेगा? विज्ञान। और यही चमत्कार विज्ञान नहीं करेगा। जिन जिन देशों के लोग विज्ञान को अपना आधार बनाए हैं, पूरे विश्व में आज वह देश विकसित देशों के कगार पे है। हमें धर्म बेशक प्रिय है, हमें पूजा पद्धतियां बेशक प्रिय हैं, लेकिन केवल धर्म और केवल पूजा पद्धतियों के पीछे भागना समझदारी नहीं है। भागना पड़ेगा तो किसके पीछे? विज्ञान के पीछे भागना पड़ेगा। हर किसी को वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू कर दें वैज्ञानिक बनने की। वैज्ञानिक बनने का मतलब लॉजिकल बनना, तार्किक बनना। जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो उस प्रश्न को लॉजिकली लीजिए, तार्किक रूप से उससे प्रश्न करिए अपने आप से, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अगर ये संभव है कि नहीं संभव है, संभव है ऑन व्हिच बेसिस इज इट पॉसिबल, किस धरातल पर ये संभव है, अब किस धरातल पर ये संभव नहीं है। टू बी ए लॉजिकल पर्सनालिटी, यह वैज्ञानिक बनना है। इसलिए जय विज्ञान। और इसलिए भी जय विज्ञान। कोरिया, चाइना, जापान, इन देशों में छोटे छोटे बच्चे कुछ बना देते हैं, नया इन्वेंशन कर देते हैं, पेटेंट हो जाता है, करोड़ों रुपया उनको मिलता है। हमारे देश के जवान गिल्ली डंडा खेलने में परेशान है। हमारे देश के युवा गांव में चले जाइए, 4 लोग बैठ गए, ताश का पत्ता ले लिए, 2020 चल रहा है, वही उनका जीवन है। न बेचारों पे चर्चा, न नए शोध पर कोई काम, और उन्हीं को देखता है हमारा नया बच्चा। उसको क्या लगता है कि हाथ में सिगरेट और तमाम चीज लेकर के जैसे चाचा, भैया, पापा पीते हैं और करते हैं और ताश खेलते हैं, हमें भी ऐसे ही करना है, आने वाले समय में वैसे ही करता है।
बदलना है इस परिपाटी को। इस देश के हर बच्चे को यह बताना है कि तुम शोध करो, एक्सपेरिमेंट करो, अनुसंधान करो और कुछ नया करो, कुछ खोजो, नया खोजो। इसलिए इस देश के विज्ञान की जय जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अब मैं एक शब्द जोड़ता हूं और मैं मानता हूं कि किसी देश में अगर इस शब्द को न जोड़ा जाए तो जवान तो जगह पर अपने रहेगा, लेकिन किसान और विज्ञान तरक्की नहीं कर सकता अगर यह शब्द को न जोड़ा जाए। इसलिए इस देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम लोगों को इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बेशक जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और उसके साथ आप जोड़ दीजिए जय सौदान। सौदान का मतलब होता है व्यापार, उद्योग, धंधा। आपका कोई वैज्ञानिक कुछ बना ही दे, उसकी मार्केटिंग, उसका प्रोडक्शन, उसका बिजनेस कौन करेगा? व्यापारी करेगा। व्यापार को बढ़ावा न देने पर, जिस देश में व्यापार नहीं उस देश में नौकर पैदा होते हैं। और नौकर कैसा? वो गली साफ करने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्वीपर है वह भी एक नौकर है, वह भी एक नौकर है। और उच्च पदों पर, सरकारी पदों पर या गैर सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग भी एक बड़े पदों पर बैठे हुए नौकर हैं। विडंबना है हमारे देश का, हर युवा बड़ा प्रभावशाली अधिकार वाला नौकर बनने की एक सपना पालता है कि हमें सरकारी या गैर सरकारी नौकर बनना है। क्या बनना चाहते हो? हाई बनना चाहते हैं। वो क्या है? बड़ा पद पर बैठा नौकर है कि नहीं है? उससे भी पूछेंगे तो कहेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि हम भगवान के सर्वेंट है या क्या कहेगा? पब्लिक सर्वेंट कहेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट कहेगा, एक कहेगा। लेकिन एक पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति ऑनर है, मालिक। और ये कॉन्सेप्ट जब सौदान को बढ़ावा मिलेगा, जय सौदान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार के प्रति रुझान बढ़ेगा, व्यापारियों की समस्याएं कम होंगी, सहजता से व्यापार करने की उन्हें सरलता होगी, तो लोग व्यापार करेंगे। और व्यापार करेंगे तो एक छोटा सा व्यापार कई कई लोगों को रोजगार देता है। व्यापार में छिपा है रोजगार। इसलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय सौदान, इन चार पिलरों पर इस देश की तरक्की हो सकती है। इसलिए किसानों को आज नगद खेती करने की तरफ प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हर छोटे बच्चे, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को विज्ञान से जोड़ करके विज्ञान के अनुसंधान कराने के लिए उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। और छोटे से बड़े हर उद्यमी, हर व्यापारी को सहयोग देकर उनके उद्योग और व्यापार को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। जो घरों के लोग हैं वे अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें और कभी भी छोटा मार्गदर्शन न दें, सपना कोई छोटा न दिखाएं, बड़ा सपना दिखाएं, अच्छा सपना दिखाएं, ताकि वो बच्चा उस सपने के पीछे भागते हुए जब उस सपने को प्राप्त करे वो एक उपलब्धि हो, वो एक उपलब्धि हो। स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में हम फिर से आह्वान करते हैं आप सबका कि हमें उस तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति बनना है जिसके पास मैं न हो बल्कि उसके पास हम हो, जिसका मेरा बहुत छोटा न हो बल्कि हमारा हो। और हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया
वसुधा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। पूरी दुनिया के सुख शांति और निरोग रहने की हम कामना करते हैं। हम वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को, जब हम यज्ञ हवन पूजन भी करते हैं या सामान्य रूप से कोई काम करते हैं, तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम मैं मेरा वाले लोग नहीं है। हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है वह मैं और मेरा वाली नहीं है। हमारा देश सदैव से हम और हमारा वाला रहा है। इसलिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने लगातार अनुसंधान किए हैं, लगातार आविष्कार किए हैं, और उन आविष्कारों को पूरी दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया। आपको पता है अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। आपको पता है पूरी दुनिया में कितने रामायण हैं? कितने रामायण हैं आप लोगों को पता है? इस पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा रामायण है। मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि। और जब से लिखा पढ़ी का संज्ञान हुआ, वहां की सांस्कृतिक हिसाब किताब, थाईलैंड में चले जाएंगे तो वहां के लोग कहते हैं राम एजे पैदा हुए। नेपाल में तो राम जी के ससुराल भी यही है और राम जी का घर भी यही है। हमारे देश में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में एक ऋषि हुए थे जो वाल्मीकि जी के बाद सबसे व्यापक संस्कृत में अगर कुछ लिखे हैं तो महर्षि कंबन ने जो कल्पना की है, उस कल्पना में उधर के रावण की पूरी जीवन, सीता जी के जीवन और राम जी को लेकर के बहुत बड़ा रामायण है। तो जब भगवान श्री राम, जिसकी कल्पना, जिसकी प्रेरणा हम सबके रगों में बहता है, उनको पूरी दुनिया ने अपनाया। और कितना अपनाया? इस हद तक अपनाया कि अपना कहते कहते अपनी ही भूमि पर उनके अवतरण से लेकर के निर्वाण तक की कहानी गढ़ दी। वैसे सनातन सांस्कृतिक धरती के सपूत हैं हम सब। आइए स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि केवल अपने लिए ना जी करके इस पूरे समाज को जीना है, देश को जीना है, इस राष्ट्र को जीना है। और देश की इन 4 पिलरों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, इन चारों को आगे ले जाना है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। पे सभी लोग खड़े हो। वंदे मातरम, वंदे